Hello and welcome back to my channel Excelsior Academy. We always follow. मैं हूँ डॉक्टर रूबी सिंह and आज हम करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन दी अर्थ। क्या क्या मुसीबतें इंसानों को झेलनी पड़ सकती है अगर इसी तरह से हम पेड़ पौधे काटते रहे। तो आज हम इससे आगे के पोर्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। एंड फाउना एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे कि मैंने ये पहले भी मेंशन किया था कि जहाँ पे मैंने कंगारू का एग्जांपल लिया था, सो आई हैव सेड ओवर देयर दैट kangaroos, when you say that it came to your mind is always the continent Australia, right? You never see in India the kangaroos. So इसी तरह से we say that the kangaroos are belonging to as are the fauna of the Australian continent. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna of that particular area. ठीक है, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि इंडिया में इस तरह के एलिफेंट्स आपको यहाँ ही मिलेंगे, साउथ रीजन में मिलेंगे या नॉर्थ रीजन में मिलेंगे, उसी तरह से कैंगरूज होंगे जो आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी देयर आर फ्यू पर्टिकुलर रीजन्स वेयर दे आर स्पेसिफाइड। इट्स नॉट लाइक एंटायर ऑस्ट्रेलिया you can find few kangaroos, but it's only in the certain regions of Australia. Now, let's talk about certain examples. Teak, mango, jamun, silver ferns, arjuran, etc. are the flora, and chinkara, blue bull, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, etc. are the fauna of the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के फॉक्स, बुल, डियर या लेपर्ड आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व कॉल्ड पचमढ़ी। तो इसी तरह से हर जगह की अपनी ही एक फ्लोरा एंड फाउना होती है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कैंगरूज का, ये उसी का ही डेफिनेशन है यहाँ पे। So endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. इसका मतलब क्या? Are those endemic species मतलब वो species of plants and animals जो उसी जगह पे पाए जाते हैं। So they are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or a state of a country. For example, kangaroos of the Australia. Similarly, wild mango tree and giant squirrel are endemic to the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े गिलहरी या फिर इस तरह का वाइल्ड मैंगो ट्री आपको सिर्फ उस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिल सकते हैं। So increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो कभी-कभी क्या होता है, आप जब कहीं घूमने फिरने जाते हैं, आपको वहाँ के पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लेकर आते हैं अपने एरिया में उगाने की कोशिश करते हैं। तो कभी-कभी इससे क्या होता है कि आप जो नया स्पीशीज लेकर आए हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होने लग जाता है, बट जगह पे जो वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे उसको रिप्लेस कर देता है। स्पीशीज जो वहाँ का एंडेमिक स्पीशीज है वहाँ पे वो एंडेंजर्ड हो जाता है, यानी कि वो उसकी आबादी कम होने लग जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो स्पीशीज जो एंडेमिक था अब वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। नो स्पीशीज, अभी तक हम स्पीशीज की बात कर रहे थे, स्पीशीज मतलब क्या है? So species is a group of populations which are capable of interbreeding, यानी कि एक तरह की प्रजाति में ही आप मेटिंग कर सकते हैं। This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. So if suppose the mating happens between two different species, what will happen? The offspring is not going to be fertile, or even if the offspring is produced, it might die at the early stage. So members of species have common characteristics. Of course, एक प्रजाति के जो members रहेंगे वो आपको same features दिखाएंगे। Now, some of the threatened wild animals like black buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, and rhinoceros, etc., are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. तो आपको तो किस्सा मालूम ही होगा कि सलमान खान भाई ने काला हिरण क्यों मारा। सो द प्रॉब्लम इतना बड़ा वो इशू इसलिए बना था क्योंकि इंडिया में काला हिरण यानी कि ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, वो न के बराबर हो गई है। इसीलिए जब सलमान खान ने जब काला हिरण मारा था तो इट वाज अ बिग इशू दैट टाइम।
Then we have got the pink-headed duck. I have never seen this. तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर इनका number in the number of population will decrease, so finally the day will come where you will be wondering this तो I have never seen, right? So we need to protect them. ये हो गया आपका घड़ियाल, crocodile and this is your golden cat. So if you see the features over here, the golden cat, it almost looks like a tiger, right? So Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forests and mountains, forests, bushlands, and the deltas of big rivers. So this is how like you take this particular landscape area and you convert them into the sanctuary. So what happens is sanctuary हमने क्या पढ़ा था? A large area which is meant for the protection of these animals, जहाँ पे human hunting, poaching or killing is not allowed. तो इस तरह से हम इनके प्रजातियों को बचा सकते हैं. Now, what is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary? So zoo क्या है? It's a place where we protect animals. Of course, हम wildlife sanctuary में भी protect करते हैं. But इसमें main अंतर क्या है? That zoo is artificial surrounding. These are made by the man. Whereas in the wildlife sanctuary, they live in the natural habitat or the environment. Animals are provided with the food. So zoo में it's not allowed for the animals to roam around here and there, or they can do their hunting. So यहाँ पे क्या होता है? हर इंसान जू के जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना देता है. Whereas in the case of wildlife sanctuary, animals get their own food from the forest by themselves. Now coming to the national park, so already we have discussed about the national park. National park क्या रहता है? Again, a protected area where the animals are allowed to walk or allowed to stay freely. So for example, let's talk about the Satpura National Park. So Satpura National Park is the first reserve forest of India, and it has got the finest Indian teak which is found in this forest. तो इसकी खासियत क्या है? जैसे मैंने पहले भी बोला था, साल एंड टीक इस तरह के पेड़ हैं जिनसे आपके फर्नीचर्स बनते हैं, राइट? एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंट टू वाटर ऑल्सो, जिसकी वजह से वो फूलते नहीं है जब भी बारिश का मौसम आता है. तो दे आर द बेस्ट वुड यू कैन गेट. So now Satpura National Park is the only place where you can find the rock shelters. So rock shelters क्या होते हैं? They are actually the prehistoric evidence of human life in these jungles. इसका मतलब क्या कि जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था तो यहाँ पे केव्स जो थे या जो एक तरह के जो रॉक से बने हुए जो ऐसे केव्स रहते हैं वहाँ पे ह्यूमन लाइफ थी का ये सबसे बड़ा सबूत है. कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द rock paintings which were found over there. So you can see that the in those time जो humans रहे होंगे उन्होंने किस तरह की paintings की थी. So you can see the paintings of humans working over there, animals and birds. So this gave us in the idea of the life of the primitive people. Rock paintings are found in these shelters. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, playing musical instruments are depicted in these paintings. So many tribals still live in the area. अभी अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और अंडमान में आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दे आर द पीपल हु डजंट वांट टू गेट इंटरफेयर विद द करंट ह्यूमन लाइफ. सो जो जैसे पहले आदिवासी प्रजाति जो रह रहे थे वो अभी भी वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं. So these are the paintings, rock paintings. Here you can see that यहाँ पे किसी तरह से ये डिपिक्ट किया गया है कि that men are at work and all. Here they are riding on the some animals, right? And यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पेंटिंग्स बनी हुई है. एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल रहा हो तो जो वो लोग जब उस टाइम पे इन्वॉल्व रहे होंगे तो उस तरह का फंक्शंस यहाँ पे है. एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द रॉक्स. So these are called the rock paintings, and where they are found are called the rock shelters. So rock shelter क्या था? It's just the prehistoric evidence saying that the primitive life was existing in the caves. Now Satpura Tiger Reserve. Now this is very important topic because we know that the number of tigers are decreasing day by day. It's all because of the human interference. So the project Tiger was launched by the government to protect the number of tigers in the country. And what was the objective of this project? It was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country, because we don't want such day to come where our future generations will never be able to see the tiger. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ फोटोज में देख सके, राइट? एटलीस्ट इतने नंबर तो हो कि आप सेंचुरी जाओ या नेशनल पार्क जाओ, जू जाओ तो आपको देखने को मिल सके.
So these are the sanctuaries actually, or the tiger reserve, where you can see that the animals, the tigers, are freely roaming. Okay, and what they have been trained in such a way that if the vehicle passes with the humans, they do not uh, they do not jump on them or kill them. So it's like they also understand now that it is just for the sightseeing only, and you cannot interfere with the each other's life. Now coming to the extinction. So tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. So as that's why the tiger project was launched by the government. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in the population of tiger has been seen here, because the people over there, they try to maintain the number and allow them to reproduce more offsprings. Food was supplied over there. All medical attention was given to these animals. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinctions are known as endangered animals. इसका मतलब क्या हुआ? जिसका नंबर अभी पूरे टोटल स्टेट में या दुनिया में एक दो रह जाता है, आप उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, यानी कि उनकी जाति खत्म होने वाली है. Or some animals, survival of some animals has become difficult because of the disturbance in their natural habitat. Now, once these endangered species are totally vanishing, यानी कि एक भी प्रजाति नहीं रही है, तब हम उस स्पीशीज को कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, यानी कि पूरी तरह से गायब हो चुके हैं. For example, as you can see the case of the dinosaurs. So they are the extinct species of Earth. So record of the endangered species. तो अभी हम हमेशा ये सोचेंगे कि अभी हाँ टाइगर कम होते जा रहे हैं या दूसरी प्रजाति कम होते जा रहे हैं of animals. तो इसका कोई जरिया है to know like which all animals are actually getting endangered or are becoming extinct. तो इसके लिए there is a software, the Red Data Book. It is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So it's not like only animals, but you also keep the record of the endangered species of plants also. ठीक है, because हम यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना की बात कर रहे हैं. तो इस डेटाबेस में आपके पास पूरे रिकॉर्ड रहते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं या कौन से प्लांट स्पीशीज हैं which are coming under the category of endangered. Now there are different red data books for plants, animals and other species. अगर आपको और पता करना है तो आप इस साइट में जा सकते हैं. Now talking about the migratory birds fly to faraway areas every year during a particular time because of the climatic changes. So आपने कभी नोटिस किया होगा जब मौसम बदलते हैं या seasonal changes आते हैं, you can see that a very large group of birds are actually flying away, right? So those birds are called the migratory birds. So they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as the migratory birds. So यहाँ पे काफी birds ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे समुद्र को पार करते हुए जाते हैं या country to country जाते हैं. So those are called the migratory birds. Now talking about the reforestation. So we in the last class we talked about the deforestation and what are the causes and how can you actually prevent them. So हमने देखा deforestation की वजह से आपका rainfall reduce हो सकता है, किसी किसी जगह पे flood आ सकता है, किसी किसी जगह पे सूखा पड़ सकता है, right? So overall the problems of deforestation is actually it's disturbing the natural habitat of animals and plants also. So in return there will be a time जब वो it is going to affect us also, because when you don't have any flora and fauna, it becomes difficult for the survival of humans too. So now if you ask me what is the permanent solution to the problem of deforestation, of course it has to be the reforestation. So reforestation is restocking of the destroyed forest by the planting new trees. तो आपको इस तरह से प्रण लेना चाहिए, अगर आप या गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी अगर आपको 10 पेड़ काटने को कह रही है, तब ऐसा होना चाहिए 10 की जगह आप 20 और नए पौधे लगाएं. The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. Deforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself with no role of human beings. Right? तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपने एक जगह पे पेड़ पौधे काट तो लिए हैं, एक तरीका ये है कि आप उसको खुद जाके वहां पे नए पेड़ पौधे लगाएं या फिर उस जगह को टोटली अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए. तो उससे क्या होगा, वहां पे जो कटिंग के टाइम पे जो सीड्स गिरे होंगे, with the possible rainfall there might be a chance that again the forest will regenerate. Now what
will be the different approaches for the reforestation. पहली बात तो we know that most of the trees are cut in order to make furniture and paper. So what you can do is minimize the use of the furniture and you can recycle the paper. So हर एक बच्चा जब भी कोई पढ़ाई करता है उसके पास उसकी किताबें पुराने साल की किताबें रहते हैं. Either you can reuse it, that is by giving to the other smaller kids, or what you can do is there are many methods by which you can at home also you can recycle the paper. Okay, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ. Take most of all these papers, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसको पानी में सोख कीजिए, राइट. उसके बाद जो एक छन्नी रहता है ना, जैसे आटा छाना जाता है नॉल, वैसा ही आप कुछ शीट लीजिए, उसके ऊपर उसको फैला दीजिए, ठीक है. And there is some gluing agent also. If you don't have, that's okay. So what you can do is just keep it over there and make a thin sheet of it. Okay, तो वो एकदम पेस्ट जैसा हो जाता है. तो make a thin sheet of it and let it dry under sun. Beautiful paper you will get. So you can paint on that. You can again still write it. So this way you can actually recycle the paper. So let's see what is given. So cutting trees for paper production is another cause of deforestation. Yes. So it takes around 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. So the paper which can get recycled can be used again around 5 to 7 times. We should save, reuse, use paper and then again recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. So obviously, if we reuse the paper, the chemicals और जो उसमें जो manpower लग रहा है वो सब कुछ आपका कम हो जाएगा. So in and all, you're also reducing the pollution level. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. So this is how you can help in actually, reducing the harmful effects of the deforestation. Now, since we talked about the reforestation and we said about the planting of the new trees, the government has launched the Forest Conservation Act. Okay, so this act is aimed at preservation and conservation of natural forests. Again, जिस तरह से अभी हम सैंचुरी से नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, उसी तरह से काफी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसको completely forest coming under the government property has been declared. So वहाँ पे आप कोई भी लकड़ी वकड़ी या कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हो. So what are the acts which comes under the Forest Rights Act? So the livelihood and occupancy rights. तो इसमें कैसा है, जो वहाँ पे जो पुराने टाइम के या गांव के लोग रह रहे होते, they will continue staying over there as it is without any disturbance. So they have the right to water bodies and flora and fauna. Settlement and conversion rights भी रहता है जहाँ which is not affecting the flora and fauna of the forest. Then the right to conservation, यानी कि you need to conserve those plants and animals over there. Intellectual property rights and traditional knowledge related to biodiversity. इसका क्या मतलब हो रहा है, जैसे कि पहले टाइम पे आपको मालूम है कि पुराने टाइम के लोगों को मालूम होता था जंगल में किस तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, करेक्ट. तो उसका आपको राइट रहता था कि आप उसको ग्रो कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो. एंड कोई भी फॉरेन कंपनी आके नहीं बोल सकती है आपकी प्रॉपर्टी को लेके कि ये हमने इसको डिस्कवर किया है. अगर वो आपके जंगल का है और आपको मालूम है, जिस तरह से हल्दी हो गया या आंवला हो गया, हमें मालूम है ये सब कितने ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले हैं. सो कोई भी बाहर का आके नहीं बोल सकता है कि मैंने इसको डिस्कवर किया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन. सो दैट इज योर ट्रेडिशनल नॉलेज. Then rehabilitation and settlements rights are there. So these are the further rights which comes under the Forest Conservation Act. So I really appreciate you guys. Thanks for watching this. Please like, subscribe and share. So there is one more thing which is pending in this chapter is the in-text questions. So that will be uploaded in the next session. I hope this is going to be very useful in this lockdown. So please keep watching. If any comments and suggestions are there, it is all well appreciated. You can also write to us on Excelsior Academy 1220@gmail.com. So keep watching. Keep yourself updated in this lockdown. Thank you.